सरकार करीब 7 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट पेश करेगी, जो ऐतिहासिक होने वाला है। सियासी पंडितों की माने तो इस बजट में आगामी चुनावों के मद्देनजर सरकार प्रदेश की जनता को राहत देगी। साथ ही आगामी लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर महिला सशक्तिकरण, बेरोजगार युवा, किसानों के साथ साथ नई अवस्थापना और विकास परियोजनाओं पर जोर रहेगा। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना सुबह 11 बजे संयुक्त सत्र में बजट पेश करेंगे और बजट पेश होने के बाद सदन में राज्यपाल के अभिभाषण की धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होगी। आपको बता दें कि इसके पहले मई 2022 को योगी सरकार ने 6.48 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया था, जो अब तक का सबसे बड़ा बजट था। लेकिन इस बार उम्मीद है कि सरकार 7 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट पेश करेगी। वित्त विभाग के सूत्रों की माने तो बजट में कुछ नई योजनाओं की घोषणा की जा सकती है और केंद्र की योजनाओं पर बजट बढ़ाया जा सकता है। इसमें 33,769 करोड़ रुपए का पूरक बजट भी शामिल है। हालांकि बजट में किसी नए टैक्स की घोषणा का कोई प्रस्ताव नहीं है। बजट में क्या हो सकता है खास? बजट में प्रदेश में बनने वाले एक्सप्रेसवे के लिए बड़ी रकम का ऐलान होने की उम्मीद है। कानपुर में बन रहे पनकी और अलीगढ़ में हरदुआगंज पावर प्रोजेक्ट के लिए भी धन की व्यवस्था होने की भी संभावना है। आगरा, झांसी और गोरखपुर में मेट्रो परियोजना, जेवर और अयोध्या में बन रहे इंटरनेशनल एयरपोर्ट के काम में तेजी लाने के लिए धनराशि का आवंटन होने की उम्मीद है। शिक्षा, स्वास्थ्य, एमएसएमई, कृषि के क्षेत्र में अधिक बजट देकर आम आदमी को राहत पहुंचाई जा सकती है। बजट में प्रदेश के करीब 40 लाख युवाओं को स्मार्टफोन, टैबलेट देने की व्यवस्था की जा सकती है। 2025 में प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ की तैयारियों के लिए बजट में आवंटन किया जा सकता है। यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट यानी GIS के दौरान साइन हुए MOU को जमीन पर उतारने के लिए बजट में उद्योगों को मिलने वाली सब्सिडी के लिए रकम का आवंटन किया जा सकता है। समिट में सरकार को करीब 33.50 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव मिले हैं। हालांकि इस बजट से प्रदेश की जनता को बहुत सी उम्मीदें हैं। जनता मानती है कि इस बजट से उनके जीवन में बड़ा बदलाव आएगा। अब देखना होगा कि ये बजट लोगों की उम्मीदों पर कितना खरा उतरता है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। और चलिए इस बजट पर चर्चा कर लेते हैं कि किस तरह का ये बजट रहने वाला है, उम्मीदें क्या हैं और कितना खास और महत्वपूर्ण इस बार का ये बजट। देवेंद्र त्यागी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, हमारे साथ अब से कुछ ही देर में हमें ज्वाइन करेंगे। योगेश मिश्रा हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। योगेश भाई, आपका बहुत स्वागत है। हमारे साथ अमन चुग हैं, अर्थशास्त्री। अमन जी, आपका बहुत स्वागत है। और मनीष गुप्ता हैं, वरिष्ठ पत्रकार, इस चर्चा में हमारे साथ। मनीष जी, आपका भी बहुत स्वागत है। अमन चुग जी, चर्चा की शुरुआत आप ही से करूंगा। ऐतिहासिक बजट, 7 लाख करोड़ से ज़्यादा का उत्तर प्रदेश का ये बजट माना जा रहा है, अब तक का सबसे बड़ा बजट। कितनी उम्मीदें जनता को इस बजट से और कितना महत्वपूर्ण रहने वाला है, आपका अर्थशास्त्र क्या कहता है? पहले तो नमस्कार है, जय हिंद है जी। मुझे लगता है कि यूपी का बजट टोटली इन लाइन विद सेंट्रल गवर्नमेंट के बजट के साथ रहेगा, क्योंकि इन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी बजट उसी डायरेक्शन में दिया था, इस उम्मीद से कि अगले 5 साल भी सरकार इन्हीं की रहेगी। और योगी साहब की सरकार अभी रिमेनिंग 4-4.5 साल ऑलरेडी हैं, तो उसी के इन लाइन में हमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के ऊपर काफी मैसिव खर्चा होते हुए दिखेगा, एजुकेशन, MSME के ऊपर, रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर, क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी के लिए इसलिए क्योंकि हिंदुस्तान ने ओवरऑल कमिटमेंट भी करी हुई है पेरिस अकॉर्ड में, जहां पे हमने कहा है कि 2030 तक जितनी भी एनर्जी हम प्रोड्यूस करेंगे उसका 60% हम रिन्यूएबल एनर्जी से करेंगे। तो मुझे लगता है यूपी वन ऑफ द लार्जेस्ट स्टेट्स होने के मुताबिक भी यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी, स्पेशली सोलर पैनल्स के ऊपर, जैसे पिछले बजट में भी एक तरह से बजट एलोकेशन किया गया था, इस बार भी सोलर पैनल्स के ऊपर बजट एलोकेशन किया जाएगा। और साथ में जो रिन्यूएबल एनर्जी का जो प्लान है, जो बाबूजी करके एक स्कीम है, वहां पे मेरे को लगता है एलोकेशन काफी रहेगा। इसके अलावा मैं शायद ये भी देखना चाहूंगा कि खुद यूपी गवर्नमेंट एक सक्षमता दिखाए, जैसे अभी जो इन्होंने इन्वेस्टर समिट किया, जहां पे अंदाजन 30 लाख करोड़ के करीब निवेशक आने को तैयार हैं। वेरी सून हमें यूपी के अपने बॉन्ड भी इशू होते हुए दिख सकते हैं म्युनिसिपल गवर्नमेंट लेवल पे।
जी। यानी कि यूपी गवर्नमेंट के तो लेवल पे होगा ही होगा, म्यूनिसिपल लेवल पे भी मेरे को लगता है बॉन्ड इश्यूएंस करके एक तरह से और फंड्स रेजिंग हो सकती है, ताकि एक तरह से जो बजट का एक्सपेंशन हो रहा है, जो बजट का एक्सपेंडिचर का जो एक्सपेंशन हो रहा है वो डबल हुआ 5 साल में पिछली योगी सरकार में, मेरे को लगता है यहां से फिर फर्दर डबल होने की उम्मीद कर सकते हैं हम अगले 4.5 साल। जी, कुछ नए कर की या फिर किसी नए भार की उम्मीद तो जनता नहीं कर रही होगी, क्योंकि ये वर्ष 23 और 24 ये चुनावी वर्ष भी है। ऐसे में बाकी कुछ नया हो ना हो, इंफ्रास्ट्रक्चर और बाकी चीज़ों में बजट खर्च हो, रोड कनेक्टिविटी में हो, सोलर ऊर्जा में हो, वो सारी चीज़ें ठीक है, लेकिन कोई नया कर नहीं लगेगा, इतना तो निश्चित मान के बैठा है प्रदेश का नागरिक। अमन जी। बिल्कुल जी, नया कर लगने की संभावना इसलिए भी नहीं है क्योंकि इनका जो फिस्कल डेफिसिट है वो 4% से कम है, जो कि ग्रॉस जो स्टेट का जीडीपी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो स्टेट का है, उसका 4% से कम फिस्कल डेफिसिट एक अच्छा माना जाता है, क्योंकि देश के बजट के फिस्कल डेफिसिट के इन लाइन बहुत बढ़िया मायने में हम समझ सकते हैं जी। और साथ में जिस तरीके से हमारे जो रिसिप्ट पिछले साल आए थे 5.5 लाख करोड़ के करीब, उसका 70-80% टैक्स रिसिप्ट से आया था, सिर्फ 90,000 करोड़ था जो कैपिटल रिसिप्ट से आया था, बाकी सारा मेजरली रेवेन्यू रिसिप्ट था। तो इसलिए टैक्स में कलेक्शन में कोई कमी नहीं है। मेरे को लगता है उसी को वो और रॉबस्ट करने की कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों का व्यवसाय बढ़े, ताकि वो भी क्षमता में टैक्स दे पाए, उसी से हमारा बेस एक्सपेंड हो जाएगा, कोई नया कर लगाने की जरूरत ही नहीं। ठीक, विपक्ष को समझ लेते हैं कि विपक्ष आखिर इस बजट से क्या उम्मीद कर रहा है। योगेश भैया हमारे साथ मौजूद हैं। योगेश जी, क्या उम्मीद इस बजट से? आदरणीय सुनील जी, अभी अर्थशास्त्री महोदय जो बता रहे थे उन्होंने तो बहुत अच्छे से प्रकाश डाल दिया। हम तो बस इतना ही चाहते हैं कि अभी आपके रिपोर्ट में एक चीज आ रही थी कि आप एक्सप्रेस वे पे एक्सपेंड करेंगे, नई परियोजनाओं पे लाएंगे। हमारा सिर्फ ये कहना है कि उत्तर प्रदेश विकास करे, आपके पास जो भी रेवेन्यू जनरेट है आप उसी से इसका खर्च का व्यवस्था बनाएंगे। बजट की उम्मीद उत्तर प्रदेश की जनता भी आपसे अच्छे से अच्छा, और हम भी लगा के बैठे हैं कि आप अच्छा बजट देंगे, लेकिन उसमें कहीं दूरदर्शिता की कमी ना हो। आप उसको ऐसा करिए कि जो बजट पास हो पूरा खर्च हो, ऐसा ना हो कि आधे 50% ही खर्च हो, 50% रह जाए। और दूसरी चीज हम ये कहेंगे कि जो शिक्षा के क्षेत्र में जो परियोजनाएं जो हमारे सरकार में भी थी, जिसको आपने आधार में लटका दी है और आप कहते हैं कि बजट मिलेगा तो उस पर हम काम करेंगे, तो उसकी तरफ भी ध्यान दीजिएगा। उसके लिए भी बजट में जो बड़ी बड़ी परियोजनाएं हैं लटकी पड़ी है उसको भी पूरा करिए। और दूसरी चीज की शिक्षा विभाग के लिए भी कुछ करिए साहब। शिक्षा विभाग के बड़े बड़े शिक्षकों की जो आप एक शिक्षक से क्या उम्मीद रखते हैं? शिक्षक से उम्मीद रखते हैं कि आपके बच्चों को शिक्षा देगा, उसके लिए एक अच्छा वेतन लाइए ना। आपके राज्य में अनुदेशक एक है जिसको 17,000 देने का आपने वादा किया, लेकिन आप वो हाईकोर्ट से केस जीतने के बाद भी आप इतने ढीठ हो गए कि आप मानने को नहीं चाह रहे। उनके लिए कम से कम एक बढ़िया वेतन का पैकेज लाइए अनुदेशक के लिए, शिक्षा मित्रों के लिए, जिससे अच्छी शिक्षा क्षेत्र में अच्छी क्रांति आए, बच्चों में अच्छा शिक्षा का वो हो सके। युवाओं के लिए रोजगार डेवलप करिए, किसानों के लिए कुछ करिए साहब। किसानों की आय दुगनी हो चाहे ना हो, लेकिन आपने उनके क्षेत्र की जो समस्या है पानी की, और जाके पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देखिए लोग बता रहे हैं कि उधर की पानी की इतनी दूषित समस्या है कि पानी का व्यवस्था नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए सिंचाई की व्यवस्था हो, खाद का व्यवस्था हो, तो आप हर क्षेत्र में अच्छा करिए। उत्तर प्रदेश की जनता के हम साथ है, आप अच्छा बजट लाएंगे तो अच्छा ऐसा कुछ कर दिया फिर आप लोग कहोगे कि लो बताओ चुनाव से लवरेज है ये बजट, तो ये तो जनता को लॉलीपॉप दे दिया इन्होंने, ये तो भैया चुनाव से रिलेटेड कर दिया, तो फिर तो आप ये कहोगे योगेश भैया। सुनील भैया आपका देखिए अभी तो आप प्रतिक्रिया हुई, अब और भी सुनिए। ये वही करेंगे जो पिछले इनका 6वां बजट 7वां बजट आएगा और मोदी जी का भी बजट आ चुका है। ये तो सिर्फ सपने जैसे बेचते हो, सपनों के सौदागर एक शब्द आता है, सपनों के सौदागर। ये कहेंगे हम ये कर देंगे वो कर देंगे, ये सपना बहुत बढ़िया दिखाते हैं साहब। आप सपने के बेचने में माहिर हैं, लेकिन जमीन पटल पे कुछ भी नहीं होता। अच्छा 7 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट है वो सपने में रहेगा क्या? जमीन पे इम्प्लीमेंट करिए ना साहब, प्रदेश का विकास होगा तो हम हमेशा तारीफ करेंगे, लेकिन जहां आप गलत होंगे तो हम तो विरोध करेंगे साहब। ठीक ठीक क्यों आईना दिखाने लगे? अमन जी उम्मीद लगा के आप लोगों ने जितना अर्थशास्त्र में महारत हासिल की हो, लेकिन राजनेता हमारे राजनीति के साथ साथ बाकी हर एक क्षेत्र में महारत हासिल करके बैठते हैं, ये तो तय है। मनीष गुप्ता जी के पास जाऊंगा। ठीक है भैया, ठीक है योगेश जी, ये सबके लिए मैंने सभी राजनेताओं के लिए कहा, कोई ऐसा नहीं आपके लिए।
उम्मीद लगाई है ना साहब, छोटे व्यापारी आपकी तरफ ताक रहे हैं, सूक्ष्म उद्योग लघु उद्योग के लोग आपकी तरफ ताक रहे हैं, आप अच्छा बजट लाइए। उनके उद्देश्य को न तारीफ करें इसी चैनल पे, तो हमें भी बताइए कि आप झूठ बोल रहे थे, हम खुद तारीफ कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं, आप अच्छा लाइए, तारीफ करेंगे आपकी। ठीक, अच्छा बुरा उम्मीद हम हमेशा अच्छे की उम्मीद करते हैं कि अच्छा बजट होगा। अब जब बजट पेश होगा उसमें क्या होगा तब विरोधाभास की हालत बनाइएगा, लेकिन अभी तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि 7 लाख करोड़ का बजट उत्तर प्रदेश के मुस्तकबिल के लिए बहुत ऐतिहासिक बजट रहने वाला है, ये उम्मीद है। बिल्कुल होगा, आप देखिए क्या लेके आते हैं, अभी तो खुले। अच्छा मनीष गुप्ता जी, चाय का भीष न हो जाए, मोदी जी जो बजट लाते हो अभी तक हालांकि अमन जी ने भी कहा और योगेश भाई ने भी कहा, लेकिन किसी ने चुनाव से जोड़कर नहीं देखा। मैं आपसे समझना चाहता हूं, केंद्र का जब बजट पेश हुआ तब भी यह था कि भाई आगामी 2024 के मद्देनजर इस बार निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, हमारा ये दूरगामी परिणाम वाला बजट है, हम तो चुनाव वाला मान ही नहीं रहे। इस बार योगी सरकार भी कुछ ऐसा ही करेगी मनीष भैया? तो जैसे ही 1 फरवरी को निर्मला जी ने जब बजट प्रस्तुत किया, तो 1 घंटे के बाद हमने पहला एक लाइन जो बोली वो थी इंफ्रास्ट्रक्चर बजट, यानी ये बजट है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, देश के आधारभूत संरचना के निर्माण के लिए बजट है। और वो ये तब है जब 2024 में चुनाव होने हैं जी। और 2024 में तो यहाँ तो कुछ होना नहीं उत्तर प्रदेश में, तो निश्चित रूप से ये बजट भी चुनावी बजट नहीं होने वाला है। और एक और बड़ी बात बता दूं, प्रदेशों के बजट में मेजर जो कंट्रीब्यूशन होता है वो सैलरी का होता है, यानी जो 7 लाख करोड़ का बजट है ना, इसमें 4.5 करोड़ से ज्यादा, 4.5 लाख से करोड़ से ज्यादा की सैलरी है। तो इसलिए सरकारों के पास बहुत बड़ा स्कोप नहीं होता। तो सबसे पहली बात तो ये बजट अभी कम है, अभी बाहुबली बजट दिख रहा है लोगों को, क्योंकि लोगों ने पहले कुछ देखा ही नहीं है। मेरे हिसाब से ये कम से कम अगले बार में 10 लाख करोड़ का बजट होना चाहिए, तब प्रदेश के विकास को पंख लगेंगे। अभी तो पंखों के जुड़ाव की प्रक्रिया चल रही है। तो मेरे हिसाब से हेल्थ, एजुकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर, इन तीनों चीजों पर ध्यान देंगे, और इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ एमएसएमई पर फोकस होगा, सो दैट के रोजगार को भी बढ़ावा मिले, जहां बीजेपी सरकार उतना अच्छा नहीं दिखा पाई जितना होना चाहिए। तो मैं समझता हूँ हेल्थ सेक्टर पे काम करना है, एजुकेशन पे काम करना है और रोजगार पे काम करना है। एजुकेशन पे, चूंकि एजुकेशन कॉन्करेंट लिस्ट का आइटम है और हेल्थ में कॉन्करेंट लिस्ट का आइटम है, तो केंद्र से भी इनको पूरी मदद मिल रही है जी। ऐसे में एमएसएमई पर और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पर सरकार का फोकस रहेगा। जिस तरीके से अभी जो निवेश की जितने एमओयू साइन हुए उनमें से शुरुआती अगर रुझान से अगर पैसे आने लगे, प्रदेश का विकास तेजी से होगा। और मैं समझता हूं ये बजट उस विकास को अट्रैक्ट करने के लिए, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने के लिए, लोगों के जीवन को सुधारने के लिए है। ये चुनावी झुंझुना देने के लिए नहीं होना चाहिए और फ्री की रेवड़ी नहीं बांटी जानी चाहिए। जी ठीक। देवेंद्र त्यागी जी, जी बहुत स्वागत आपका। जी नमस्कार भाई साहब, नमस्कार जी। देवेंद्र त्यागी जी, ये चुनाव वाला बजट नहीं होना चाहिए ऐसा उम्मीद कर रहे हैं बाकी लोग, और योगेश मिश्रा जी कह रहे हैं कि हम ये चाहते हैं कि गांव, गरीब, किसान, मजदूर, दबे कुचले, इन सबके लिए ऐसा बजट लाओ कि सबका कल्याण हो जाए। जी देखिए, मैं आपको योगेश जी को बता देना चाहता हूँ कि ये जो बजट है वास्तव में ऐतिहासिक बजट है, सराहनीय बजट है। और जहां तक ये अभी योगेश जी को मैं सुन रहा था, ये बोल रहे थे कि उत्तर प्रदेश के विकास के लिए बजट होना चाहिए, शिक्षा के लिए बजट होना चाहिए, किसानों के लिए बजट होना चाहिए। बिल्कुल ये बात मैं इनकी मानता हूँ और इनको याद भी दिलाता हूँ, इनको ध्यान भी दिलाता हूँ, इनको बताना भी चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश के अंदर किसानों की हालत इसी सरकार में हर तरह सुधरी है, चाहे वो बिजली का क्षेत्र हो, चाहे वो पानी का क्षेत्र हो, चाहे वो खाद का क्षेत्र हो। और शिक्षा के मामले में तो देखो आप, इसमें कोई बिल्कुल भी दो राय नहीं है कि शिक्षा के मामले में कितना स्तर हम सब लोगों ने सुधारा है। हालांकि काम अभी और करने की हम सबको जरूरत है, लेकिन नकलें इतनी चलती थी, 2 नंबर से लोग पास होते थे, भ्रष्टाचार का मामला था। अभी सभी लोग शिक्षा के मामले में बहुत अग्रणी काम कर रहे हैं।
और ये जो बजट है हमारा, इसमें बजट में तो हम सब लोगों ने इतना ख्याल रखा है कि आप राम जन्मभूमि के लिए बहुत ही सराहनीय बजट है और बहुत ही अच्छा काम किया है। शिक्षक लेबर से ज्यादा क्या शिक्षकों के लिए 17,000 जो अनुदान की बात है। नहीं, वो शिक्षा मित्रों का मसला है योगेश जी, वो शिक्षा मित्रों का मसला है, वेतन वाला। शिक्षकों को तो ठीक ठाक मिल रहा है। शिक्षा दे, आप उनका वेतन बढ़ाइए शिक्षकों का। ठीक है, देवेंद्र त्यागी जी कंप्लीट करें। जी, मैं ये कह रहा हूँ योगेश जी, आप समझने की कोशिश करो, ऐसा बजट उत्तर प्रदेश में जो अब आया है, कभी पहले नहीं आया इतना सराहनीय बजट। हर वर्ग का ध्यान रखा गया, हर वर्ग के लिए काम किया है योगी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने। बहुत सराहनीय बजट है। और इस बजट में एक चीज और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि कोई वर्ग इसमें छोटा हो जिसके लिए काम ना किया हो। देवेंद्र त्यागी जी, अभी 11 बजे सुरेश खन्ना पेश करेंगे बजट आएगा भाई, अभी से सराहनीय हो गया। लेकिन हाँ, ये है कि 7 लाख करोड़ से ज्यादा का अनुमान है इस बार के, ऐसा बजट लेकर आ रही है सरकार। देवेंद्र त्यागी जी। जी, ये बहुत ही अच्छा बजट पेश होने वाला है, आप देख लेना। और हर वर्ग के लिए काम हम लोग कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। हर स्थिति भारतीय जनता पार्टी के मार्गदर्शन में सुधरी है और जनमानस के लिए हर क्षेत्र में काम किया है। ठीक है, अमन चुग जी हमारे साथ मौजूद है इस चर्चा में, अर्थशास्त्री हैं। देखिए, इंदर नदी, काली नदी, उससे जाके किसानों का हाल देखिए, फसल की पैदावार बर्बाद है। आप नदियों की सफाई के लिए बजट लाइएगा इस बार। नदी दूषित पानी हो गया, पीने के लिए बजट लाइएगा किसानों के। आपके क्षेत्र की बात कर रहा हूँ त्यागी जी, काली नदी, हिंदर नदी, कृष्णा नदी की हाल देखिए, फसल नहीं अच्छी हो पा रही है, लोगों की तबीयत खराब है, नलों पे ग्रास लगा हुआ है कि पानी पीने योग्य नहीं। आप बजट लाइएगा गंगा जी के नदियों की सफाई के लिए, स्वच्छ पानी के लिए बजट लाइएगा, किसानों के लिए, खाद के लिए बजट लाइएगा प्लीज, जिससे कि किसानों की तबीयत सही रहेगी तब तो किसान पैदावार करेगा। ठीक है त्यागी जी, इन पॉइंटों को, इन बिंदुओं को नोट करके रखिएगा 11 बजे के लिए। ठीक, जी। हाँ, तब बताइएगा कि हम क्या क्या लेके आए। अर्थशास्त्री हमारे साथ अमन चुग भी हैं, थोड़ा सा बाकी चीज़ों को भी समझ लेते हैं। बाकी तो राजनेता अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग कहेंगे ही। मनीष गुप्ता जी उस पर प्रतिक्रिया भी देंगे कि क्या है जन्नत हकीकत, वो सब बताएंगे भी। लेकिन अर्थशास्त्र के हिसाब से अमन चुग जी, जो राजनेता जिस बात की उम्मीद कर रहे हैं, पार्टियां जिस चीज़ की ओर इंगित कर रही हैं कि भाई इनकी तनख्वाह बढ़ाओ, उनकी सैलरी बढ़ाओ, उनकी नदियां साफ करो, इनको पानी पिलाओ, ये मॉड्यूलर, ये सारी चीज़ें तो इसी पर तो विशेष ध्यान रहता है। जो चीज़ें समझ में आती हैं कॉमन इंसान को, आम आदमी को, वो मूलभूत संरचनाओं का आधार, सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, इसी का तो रोना है, इसी के लिए तो ढिंढोरा पिट रहा है। भारत आज़ाद हुए 75-76 साल हो गए, अभी भी हम मूलभूत संरचनाओं के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, बस यही तो चाहिए। हर बार इसी का खाका खींचा जाता है और इसी पर लट्ठम लट्ठा होती है। बराबर है, इसको हमें शायद यूं समझना पड़ेगा। देखिए, कई सालों से चाहे यूपी सरकार का बजट है या चाहे देश का बजट है, हम हमेशा बजट में कंजम्पशन से चला रहे थे इकोनॉमी। यानी कि कंजम्पशन से मतलब कि लोग एक तरह से डिमांड कर रहे हैं, प्रोड्यूसर प्रोड्यूस कर रहा है, इनकम आ रही है, उस आदमी को रोजगार मिल रहा है, फिर दोबारा डिमांड हो रही है, फिर इनकम आ रही है। मगर जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, वैसे वैसे प्रोड्यूसर जो है वो प्रोडक्शन नहीं कर पाते, क्योंकि उतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बढ़ रहा था जी। क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर एक जगह पे मैं कुछ प्रोडक्शन कर रहा हूं, अगर पॉपुलेशन हर स्टेट में बढ़ रही है, तो मेरे को इंफ्रास्ट्रक्चर हर स्टेट के साथ कनेक्टिंग बनाऊंगा, तो ही प्रोड्यूसर और फैक्ट्रीज लगाएगा अपनी स्टेट में या और बाहर वाली स्टेट में भी। इसको हम बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ाना। अगर आप कोई भी बजट उठा के देखें, हिंदुस्तान का या यूपी का, पिछले 70-75 साल में, तो आप देखेंगे मेजरली वो कंजम्पशन ड्रिवन बजट था। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, वो सारे बजट में जो मेजर खर्चा होता था वो नॉन डेवलपमेंटल खर्चा होता था, जिसको मैं कहता हूं कि ज्यादा सब्सिडी के ऊपर फोकस रहता था देन की काबिलियत को बढ़ाने के ऊपर। देखिए, अगर आप किसी को सब्सिडी देते रहेंगे तो जिंदगी में सब्सिडी लेता रहेगा और आने वाले कई सालों तक लेता रहेगा, तो काबिलियत कभी नहीं बढ़ेगी। तो आपके बजट में कुछ कुछ काबिलियत वाला बजट होना चाहिए, जिसको हम डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं, ताकि धीरे धीरे करके वो सब्सिडी की रिक्वायरमेंट कम होती रहे और डेवलपमेंटल बढ़ता रहे। ये हमने पिछले 5-7 साल के बजट में देखा है। अगर हम बजट के विद इन की पिक्चर भी देखें, जितना मैक्सिमम बजट का एलोकेशन है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर ही तो है, इंफ्रास्ट्रक्चर ड्रिवन ही तो है। नहीं, ऐसा नहीं है।
अब पॉइंट मैं एक मिनट बात खत्म कर लेता हूं जी। अब पॉइंट यह है कि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इससे इकोनॉमी या जो स्टेट जो होती है वो टेक ऑफ करती है। अदरवाइज कंजम्पशन ड्रिवन से कभी टेक ऑफ नहीं करेगी। टेक ऑफ करने के लिए आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर करना पड़े और कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए पैसा चाहिए। अब वो पैसा विशियस सर्कल है, पैसा आएगा तो कैपिटल एक्सपेंडिचर करोगे तो कभी लगा नहीं पाओगे। तो गवर्नमेंट को इसलिए हमें सराहना पड़ेगा कि उन्होंने खुद पहले डेफिसिट बढ़ा के कैपिटल एक्सपेंडिचर किया और उसको डेवलपमेंटल में लगाया और वहां से पैसा आया, जो कि हमें रिजल्ट दिख रहे हैं कि फिस्कल डेफिसिट हमारा कम हो रहा है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, वो जो पैसे की एलोकेशन है वो अब हेल्थ साइड पे, रोड्स तो वैसे ही कैपिटल एक्सपेंडिचर में हो गया, हॉस्पिटल साइड पे, हेल्थ साइड हो गया, एजुकेशन साइड हो गया। अब रही बात एमएसएमई और रोजगार की, देखिए हमें समझना बहुत जरूरी है कि रीसेंट टाइम में जिस तरीके की जो एम्प्लॉयबिलिटी है, नॉन स्किल वाली एम्प्लॉयमेंट कम हो रही है, स्किल वाली एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है। यानी कि स्किल डेवलपमेंट सेंटर वाली एम्प्लॉयबिलिटी अब बढ़ाने के लिए हमें स्किल डेवलपमेंट सेंटर के ऊपर फोकस लाना चाहिए, जो कि मुझे उम्मीद है कि जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी स्किल डेवलपमेंट सेंटर के ऊपर फोकस रखा है, यूपी गवर्नमेंट भी उसी लाइन पे एजुकेशन के क्षेत्र में स्किल डेवलपमेंट साइड पे फोकस रखेगी, ताकि जो जॉब एम्प्लॉयबिलिटी है वो सस्टेनेबल हो। और वैसे भी ये इतना बड़ा जो टूरिज्म, जो रिलीजियस प्लेसेस को जो एयरपोर्ट बना रहे हैं, अब ये जो सारी चीजें हैं ना अमन जी, ये जो हिंदी खबर को देख रहा है गांव में व्यक्ति बैठकर, वो थोड़ा सा इसे रिलेट नहीं कर पा रहा है। वो ये कह रहा है मुझे सरल भाषा में, सरल शब्दों में मुझे ऐसा समझा दो कि ये बजट आपके लिए किस मायने में कैसे अहम रहने वाला है। क्योंकि जब वो सुबह उठता है तब से लेकर और रात को सोता है तब तक वो अपने जीवन की हर एक एक्टिविटी से सरकार को कर देता है, टैक्स देता है। वो मंजन भी करने जाएगा तो उसका भी टैक्स पे करेगा, ठीक, रात को सोएगा, खाना खाएगा तो उसका भी टैक्स जीएसटी के रूप में जा रहा है सरकार को। वो ये समझना चाहता है कि कैसे मुझे इससे कुछ थोड़ी राहत मिलेगी, सहूलियत मिलेगी। मैं समझूंगा, एक ब्रेक के लिए रुकना होगा। ब्रेक के बाद आप सभी मेहमान बने रहिएगा, फिर मैं मनीष गुप्ता जी से चीज़ों को समझूंगा। वक्त एक ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे।